मेरा नाम मेहर है। मैं दिल्ली के पुराने शाहजहांपुर मोहल्ले में अपनी माँ के साथ रहती हूँ। पापा का इंतकाल हुए 5 साल हो चुके थे। तब से मैंने ही घर की कमान संभाली थी। छोटा भाई राहुल अभी 10वीं में पढ़ता था। उसकी पढ़ाई का खर्चा, माँ की दवाइयाँ, घर का किराया सब मेरे कंधों पर था। मैंने पापा की पुरानी सिलाई मशीन को ही अपना सहारा बना लिया। मोहल्ले में मेरी छोटी सी दर्जी की दुकान थी। सुबह से शाम तक कपड़े काटती, सिलती और ग्राहकों की बातें सुनती। लोग कहते, मेहर बेटी, तू तो लड़की होकर मर्दों जैसा काम करती है। मैं मुस्कुराकर कहती, काम तो काम है चाचा, इज्जत कमाने में लड़का लड़की नहीं देखा जाता। उस दिन सुबह सुबह दुकान खुली ही थी कि एक नया चेहरा दिखा। लंबा, साफ सुथरा, सफ़ेद शर्ट में। नाम था फैसल। उसकी छोटी बहन की शादी थी। उसने कहा, मेहर जी, मैंने सुना है आपकी सिलाई बहुत अच्छी है। पापा के लिए एक साधारण कुर्ता बनवा सकता हूँ। मैंने सिर हिलाया। वह बैठ गया। बातें शुरू हुईं। वह इंजीनियर था, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। घर वालों के साथ रहता था, लेकिन अपनी मेहनत से। मैंने पूछा, कुर्ते का डिज़ाइन कैसा चाहिए? उसने हंसते हुए कहा, आप जो ठीक समझें, मुझे यकीन है आपकी पसंद से बेहतर कुछ नहीं होगा। उसकी बातों में न कोई दिखावा था, न घमंड। बस एक सादगी थी जो दिल को छू गई। फिर धीरे धीरे उसकी आने की आदत पड़ गई। कभी बहन के लिए दुपट्टा, कभी माँ के लिए सलवार सूट, हर बार कुछ न कुछ बहाना। एक दिन वह भारी कपड़ों का बंडल लेकर आया तो मैंने कहा, इतना बोझ क्यों उठा रहे हो, मैं भिजवा देती। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेहर जी, थोड़ी मदद कर दूं तो क्या बुराई है। आप अकेली इतना सब संभालती हो, मुझे अच्छा लगता है। मैं चुप रह गई। लेकिन उस रात चाय पीते हुए माँ ने पूछा, बेटी, वह लड़का फैसला अच्छा लगता है ना? मैंने शर्मा कर कहा, माँ, बातें तो अच्छी करता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जगह कहाँ। फिर भी दिल में एक हल्की सी खुशी दौड़ जाती जब वह आता। मैं उसके आने का इंतज़ार करने लगी थी। वह कभी फल लाता, कभी माँ के लिए दवा की जानकारी। मुझे लगता, किसी ने पहली बार मुझे सिर्फ मेरी मेहनत के लिए सराहा है, ना कि बोझ समझा। धीरे धीरे बातें गहरी होने लगीं। शाम को दुकान बंद करने के बाद हम कभी कभी गली के चौराहे पर खड़े होकर बातें करते। वह कहता, मेहर, तुम्हारी तरह इतनी हिम्मत वाली लड़की मैंने कम देखी है। मैं भी अपने सपनों के पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरना आसान है। मैं चुपचाप सुनती। दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस होता। कभी वह कहता, अगर कभी कोई परेशानी हो तो बताना, मैं हूं ना। कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई गलत इशारा नहीं, बस एक सम्मान था, एक भरोसा जो धीरे धीरे मोहब्बत की शक्ल लेने लगा था। मैं खुद को समझाती, ये सिर्फ दोस्ती है मेहर, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाती। फिर एक शाम अचानक सब बदल गया। माँ को सीने में तेज़ दर्द उठा। अस्पताल ले गई तो डॉक्टर ने कहा, बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, करीब 5 लाख रुपए लगेंगे। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर में इतने पैसे कहाँ से आते? राहुल की स्कूल फीस बाकी थी। मैं रात भर रोती रही। अगले दिन मोहल्ले के रिश्तेदार जमा हो गए। चाची ने कहा, मेहर, अब तो समझ आ गया ना, अकेले हाथ से क्या होगा? रिजवान का बेटा तैयार है, उसकी दुकान है, घर है, शादी कर ले, सारा खर्चा वह उठा लेगा। मैंने सिर हिलाया, नहीं चाची, मैं खुद संभाल लूँगी। लेकिन अंदर से डर लग रहा था। फैसला को बताया तो उसने कहा, मेहर, घबराओ मत, मैं मदद कर सकता हूँ, मेरी कुछ सेविंग्स हैं। मैंने मना कर दिया, नहीं फैसल, यह तुम्हारा बोझ नहीं बन सकता। उसी हफ्ते अफवाहें शुरू हो गईं। पहले तो छोटी छोटी, फिर एक दिन मेरा फ़ोन बज उठा। चाचा ने कॉल किया, मेहर, तुम्हारे और फैसल के चैट के स्क्रीनशॉट्स पूरे मोहल्ले में वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम पैसे के लिए उससे बातें कर रही हो। एक ऑडियो भी है जिसमें तुम कह रही हो कि माँ की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, वरना। मैं हैरान रह गई। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। फैसल ने भी यही कहा, मेहर, ये जाली है। मैंने चेक किया, ये एडिटेड है। लेकिन मोहल्ले में आग लग चुकी थी। अकेली लड़की दुकान चलाती है तो यही होता है। इज्जत का क्या हुआ? राहुल स्कूल से रोता हुआ आया, दीदी, सब मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं तेरी दीदी का चरित्र खराब है। माँ की हालत और बिगड़ गई।
डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस कम रखो वरना सर्जरी भी मुश्किल हो जाएगी। मुझे रात भर नींद नहीं आई। फैसल पर शक होने लगा। क्या वह सच में मेरी मदद के नाम पर मुझे फंसाना चाहता था? मैंने उसे मैसेज किया, फैसल कुछ दिन दूर रहो, मेरी इज्जत पर असर पड़ रहा है। वह आया, आंखें लाल। मेहर, तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रही? मैंने कभी तुम्हें गलत नहीं समझा, लेकिन मैंने मुंह फेर लिया। रिश्तेदारों का दबाव बढ़ गया। अब शादी करो रिजवान से, वरना घर की इज्जत बच नहीं पाएगी। मैं सोचती, क्या मेरी खुशी परिवार से ज़्यादा कीमती है? एक रात चचेरे भाई शाहिद आया। वह हमेशा से मुझे रिजवान से जोड़ना चाहता था। उसने कहा, मेहर, अब समझ आई, फैसला जैसे लड़के सिर्फ खेलते हैं। मेरी मदद ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन उसकी आंखों में चमक कुछ और थी। मैंने फैसल से दूरी बना ली, दुकान बंद कर दी। माँ को कहा, मैं रिजवान से बात कर लूँगी। लेकिन दिल टूट रहा था। फैसल हर शाम गली में खड़ा रहता, बस एक झलक के लिए। मैं खिड़की से देखती और आंसू पोंछती। फिर एक दिन शाहिद ने मुझे ब्लैकमेल किया। ये स्क्रीनशॉट्स और ऑडियो मैंने बनवाए हैं। अगर तुम रिजवान से शादी नहीं करोगी तो और प्रूफ वायरल कर दूंगा। तुम्हारे भाई का भविष्य खराब हो जाएगा। मेरे हाथ कांप गए। मैंने सोचा, अपनी इज्जत के लिए, परिवार के लिए मुझे बलिदान देना पड़ेगा। फैसल ने हार नहीं मानी। उसने अपने एक दोस्त से, जो डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट था, मदद मांगी। स्क्रीनशॉट्स और ऑडियो की जांच हुई। पता चला मेटाडेटा शाहिद के फ़ोन से मैच कर रहा था। फैसल ने सबूत इकट्ठा किए। एक शाम उसने पूरे परिवार को बुलाया। माँ, चाची, चाचा, राहुल सब मौजूद थे। शाहिद भी आ गया था। फैसला ने शांति से कहा, ये देखिए, ये जाली सबूत हैं। शाहिद ने बनाए हैं क्योंकि वह मेहर को रिजवान से ज़बरदस्ती ब्याहना चाहता था। उसकी मंशा साफ है, मेहर की इज्जत खराब करके अपना रास्ता साफ करना। शाहिद का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पहले वह इनकार करता रहा, फिर जब सबूत सामने रखे गए तो टूट गया। हाँ, मैंने गलती की। मुझे लगा मेहर को रिजवान के साथ देखकर ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इतना नुकसान होगा। राहुल का स्कूल, मेहर की दुकान, सब। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मुझे माफ़ कर दो मेहर। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अब मैं खुद सबके सामने माफ़ी मांगूंगा। माँ रो पड़ी। मेहर, हमने भी तुम पर शक किया, अफवाहों में आ गए। माफ़ कर दो बेटी। चाची ने सिर झुकाया। हमने सोचा था पैसा और रिश्ता ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ही असली दौलत है। शाहिद ने अगले दिन मोहल्ले की बैठक बुलाई। सबके सामने माफ़ी मांगी। मैंने झूठ फैलाया, मेहर बेटी बेगुनाह है। मैंने गलती की, अब सुधारने की कोशिश करूँगा। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले, माँ की सर्जरी के लिए कुछ मदद। यह मेरी गलती का प्रायश्चित है। फैसल के परिवार ने भी आकर माँ से माफ़ी मांगी। हमने भी सुनकर गलत सोचा था, लेकिन अब हम मेहर को बहू बनाकर घर ले जाना चाहते हैं। सर्जरी हुई, माँ ठीक हो गई। राहुल ने बोर्ड में अच्छे नंबर लाए। मेरी दुकान फिर से चलने लगी। फैसल और मैंने शादी कर ली, सिंपल सी, मोहल्ले वालों के सामने। शाहिद अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गया। वह कहता, मेहर भाभी, तुम्हारी वजह से मैंने सीखा कि झूठ कितना खतरनाक होता है। अब मैं कभी किसी की इज्जत पर उंगली नहीं उठाऊंगा। आज जब मैं दुकान पर बैठी कपड़े सिलती हूँ तो फैसल आकर चाय का कप थमाता है। कहता, मेहर, तुम्हारे बिना यह घर अधूरा था। मैं मुस्कुराती हूँ। जीवन ने सिखाया, अफवाहें आती हैं, शक उठते हैं, लेकिन सच और भरोसा ही रिश्तों को बचाता है। गलती करने वाले पछताते हैं, सुधरते हैं तो ज़िंदगी फिर से खूबसूरत हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। याद रखिए, रिश्तों में शक से पहले सच की तलाश करो। गलतियों को माफ़ करना और ख़ुद को सुधारना ही असली इंसानियत है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही सच्ची कहानियाँ आपको मिलती रहें। अलविदा। रैपिड अर्बनाइजेशन यानी तेज़ी से बढ़ती शहरी आबादी आज के दौर का एक बहुत बड़ा सच है। रोज़गार, तालीम, सेहत और बेहतर ज़िंदगी की तलाश में लोग गांव और छोटे कस्बों से शहरों की तरफ आ रहे हैं। इससे शहरों की रोशनी, तिजारत और तरक्की तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही उन पर दबाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा असर 3 बुनियादी निज़ामों पर पड़ रहा है: पानी,
कचरा और ट्रांसपोर्ट। ये तीनों मसाइल सिर्फ अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब शहर की आबादी प्लानिंग से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है तो इन बुनियादी सहूलातों का निज़म धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। नतीजा ये निकालता है कि शहर रहने के लिए मुश्किल, महंगा और गैर सेहतमंद होता चला जाता है। सबसे पहला और बुनियादी मसला पानी का है। हर इंसान के लिए साफ़ पानी ज़रूरी है, लेकिन रैपिड अर्बनाइजेशन के सबब शहरों में पानी की डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि पुराना निज़ाम यूज़े पूरा नहीं कर पा रहा। बहुत से शहरों की वाटर सप्लाई लाइंस पुरानी हैं, जिनमें लीकेज होता है और रास्ते में ही काफ़ी पानी ज़ाया हो जाता है। दूसरी तरफ नए मोहल्लों, अपार्टमेंट्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ की तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उन तक रेगुलर सप्लाई पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। कई इलाकों में लोगों को रोज़ाना घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, टैंकर मंगवाने पड़ते हैं या महंगा बॉटल्ड वाटर ख़रीदना पड़ता है। यानी जो पानी एक बुनियादी हक होना चाहिए, वो एक महंगी चीज़ बनता जा रहा है। पानी का मसला सिर्फ कमी तक महदूद नहीं रहता, बल्कि क्वालिटी का मसला भी उतना ही सीरियस होता है। जब आबादी बढ़ती है तो सीवरेज सिस्टम पर भी दबाव बढ़ता है। कई शहरों में गंदा पानी और साफ़ पानी की लाइंस एक दूसरे के करीब होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो या मेंटेनेंस कमज़ोर हो तो कंटामिनेशन का खतरा बढ़ जाता है। इससे पानी से फैलने वाली बीमारियां जैसे कि दस्त, टाइफॉइड और स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। यानी रैपिड अर्बनाइजेशन का मतलब सिर्फ ज़्यादा लोग नहीं, बल्कि ज़्यादा सेहत के खतरे भी हैं अगर पानी का निज़ाम वक्त पर मजबूत ना किया जाए। इसके बाद कचरे का मसला आता है, जो लगभग हर बढ़ते हुए शहर की पहचान बन चुका है। जितनी ज़्यादा आबादी उतना ज़्यादा वेस्ट। घरों का कचरा, प्लास्टिक, फूड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन डेब्री, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट मिलकर एक ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं जिसे मैनेज करना लोकल अथॉरिटीज़ के लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत से शहरों में कचरा रोज़ाना कलेक्ट ही नहीं होता या फिर सिर्फ चंद इलाकों से होता है। नतीजा ये होता है कि गलियों, नालों और खाली प्लॉट्स में कचरे के ढेर लग जाते हैं। ये ढेर सिर्फ बदसूरती का सबब नहीं बनते, बल्कि मच्छर, मक्खियाँ और बदबू के ज़रिए सेहत के लिए खतरा बन जाते हैं। कचरे की प्रॉब्लम का एक और पहलू ये है कि बहुत कम शहरों में वेस्ट सेग्रीगेशन या रिसाइकलिंग का प्रॉपर निज़ाम होता है। गीला और सूखा कचरा मिक्स होकर लैंडफिल साइट्स तक चला जाता है। लैंडफिल्स की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, लेकिन अर्बनाइजेशन की रफ्तार इतनी तेज़ है कि ये मकामात जल्दी भर जाते हैं। फिर नया कचरा फेंकने के लिए नई ज़मीन चाहिए होती है, जो शहर के करीब मिलना मुश्किल होता है। कई जगह कचरा जलाया जाता है, जिससे हवा आलूदा होती है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। प्लास्टिक और केमिकल वेस्ट ज़मीन और पानी दोनों को कंटामिनेट करते हैं। इस तरह कचरा सिर्फ सफाई का मसला नहीं रहता, बल्कि क्लाइमेट, हेल्थ और अर्बन प्लानिंग का भी मसला बन जाता है। ट्रांसपोर्ट का मसला भी रैपिड अर्बनाइजेशन से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वालों में से है। जब शहर की आबादी और उसके अंदरूनी सफ़र की डिमांड तेज़ी से बढ़ती है, तो सड़कें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसके मुताबिक नहीं बढ़ पाते। हर रोज़ लाखों लोग काम, स्कूल, कॉलेज और तिजारत के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर बसेस काम हों, मेट्रो कवरेज ना हो, फुटपाथ्स टूटे हुए हों और साइकिल लेन्स ना के बराबर हों, तो लोग मजबूरा प्राइवेट गाड़ियों और बाइक्स पर डिपेंड करते हैं। इससे ट्रैफिक जाम बढ़ता है, फ्यूल ज़्यादा जलता है और हवा में धुआं और नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होता है। ट्रैफिक जैम सिर्फ वक्त ज़ाया नहीं करता, बल्कि इकोनॉमिक लॉस भी पैदा करता है। लोग सफ़र में घंटे गुजार देते हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती है, स्ट्रेस बढ़ता है और फैमिली लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज भी अक्सर फंस जाती हैं। यानी ट्रांसपोर्ट का मसला शहर की ओवरऑल एफिशिएंसी को सीधा नुकसान पहुंचाता है। जितना शहर फैलता है, उतनी ही लंबे का सफ़र लोगों को रोज़ करना पड़ता है। अगर ट्रांसपोर्ट प्लानिंग पहले से ना हो तो शहर मूव करने के काबिल तो रहता है, लेकिन स्मूथली मूव करने के काबिल नहीं रहता। इन तीन मसाइल का आपस में गहरा ताल्लुक भी है। मिसाल के तौर पर जब कचरा नालों में फेंक दिया जाता है तो ड्रेनेज सिस्टम बैंड हो जाता है, जिससे बारिश के दिनों में पानी जमा होता है और सड़कें डूब जाती हैं। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। इसी तरह जब पानी की शॉर्टेज होती है तो टैंकर कल्चर बढ़ता है और टैंकर ट्रैफिक शहर की सड़कों पर एक्स्ट्रा बोझ डालता है। यानी पानी, कचरा और ट्रांसपोर्ट अलग चैप्टर्स नहीं, बल्कि एक ही अर्बन क्राइसिस के तीन चेहरे हैं।
रैपिड अर्बनाइजेशन का असली मसला अक्सर अर्बन ग्रोथ नहीं बल्कि अनप्लैन्ड अर्बन ग्रोथ होता है। अगर हाउसिंग स्कीम्स बिना सेवरेज प्लानिंग के बन जाएं, अगर कमर्शियल एरियाज़ बिना पार्किंग और ट्रांजिट स्टडीज़ के खुल जाएं, और अगर लोकल गवर्नमेंट्स के पास डाटा, बजट और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी कम हो, तो शहर पर दबाव लाजमी है। बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ के शहर इसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं। आबादी बढ़ रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उस रफ्तार से अपग्रेड नहीं हो रहा। इस गैप की वजह से शहरी ज़िंदगी दिन ब दिन ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। इस सूरत हाल का हाल सिर्फ मज़ीद रोड्स बनाना या टेम्परेरी सफाई कैंपेन चलाना नहीं है। इसके लिए इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग की ज़रूरत है। पानी के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पाइपलाइन रिपेयर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज़रूरी है। कचरे के लिए सोर्स पर सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और साइंटिफिक लैंडफिल मैनेजमेंट को फ़रोग देना होगा। ट्रांसपोर्ट के लिए मजबूत पब्लिक ट्रांजिट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर और मिक्स्ड यूज़ प्लानिंग की ज़रूरत है, ताकि लोगों को हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए दूर सफ़र ना करना पड़े। आखिर में ये कहना गलत ना होगा कि रैपिड अर्बनाइजेशन अपने आप में बुरी चीज़ नहीं। शहर तरक्की, इनोवेशन और मौक़ों का मरकज़ होते हैं, लेकिन जब उन पर आबादी का दबाव प्लानिंग से ज़्यादा हो जाए तो पानी की कमी, कचरे का बहरान और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम उनकी कमज़ोरी बन जाता है। अगर आज इन बुनियादी मसाइल को संजीदगी से एड्रेस ना किया गया तो काल के शहर और ज़्यादा भीड़ भरे, आलूदा और गैर मुनाज़्ज़म होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अर्बनाइजेशन को सिर्फ इमारतों और रोड्स की ग्रोथ ना समझा जाए, बल्कि इंसानी ज़िंदगी की क्वालिटी के हवाले से देखा जाए। वही शहर कामयाब होगा जो अपनी बढ़ती आबादी को सिर्फ जगह ही नहीं, बल्कि साफ़ पानी, मुनाज़्ज़म कचरा निज़ाम और बेहतर सफ़र की सहूलत भी दे सके।